हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। हम लोग अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अब डेट आ गई 17 अक्टूबर, तो उसकी प्रिपरेशन में हम अपनी साइंस की जो नेक्स्ट सेट है यानी कि थर्ड सेट है उसको आज करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये सेट 3 है, इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं, सेट 1 सेट 2। इसके टोटल आपके 6 सेट हैं, तो आज हम लोग सेट थर्ड करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीडेशन जो नंबर है यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें हमें निकालनी है क्वेश्चन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि इसमें से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को ले लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन को हम X मान लेते हैं और जो फ्लोरीन होती है उसकी हमारी होती है -1। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये प्रोसेस होती है निकालने की। तो यहाँ पे आपका फाइनली आ जाएगा -2, और जब ये x ये इधर जाएगा आपका तो ये हो जाएगी +2। यानी कि हमें पहले ऑप्शन में ही अपना आंसर मिल गया। यहाँ पे ये पूछा गया था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या किस में से ऑप्शन में से +2 होगी, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन अपना मिल जाता है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं। यानी कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक रबर एकलक होता है, तो यहाँ पे नेचुरल रबर की बात की है, और एकलक का मतलब होता है मोनोमर। ठीक है, एकलक मोनोमर। अब हमें फर्स्ट जो ऑप्शन मिला है उसमें हमारा है नियोप्रीन। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन से ये जान लेते हैं कि नियोप्रीन एक्चुअल में क्या है। तो नियोप्रीन जो होता है वो एक बहुलक होता है। बहुलक मतलब पॉलीमर। ठीक है, तो ये बहुलक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन हमें हटाना होगा क्योंकि ये क्या है, पॉलीमर है। और ये जो नियोप्रीन है ये किसका पॉलीमर है, पॉलीक्लोरोप्रोपीन का। ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रोपीन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पॉलीमर में हमेशा पॉली वर्ड लग जाता है और बाकी क्या है, क्लोरोप्रोपीन CP। ठीक है, तो नियोप्रीन से हमें याद होगा पॉलीक्लोरोप्रोपीन। अब क्योंकि ये एक पॉलीमर है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर ये है आइसोप्रीन। तो ये जो आइसोप्रीन है ये आपका एकलक है, यानी कि ये मोनोमर है, और यही आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे निकलता है, आइसोप्रीन। ठीक है, और अगर इसका हम पॉलीमर की बात करें तो क्या बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, जबकि हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे B नंबर पे ही मिल चुका है, आइसोप्रीन, जो कि क्या है, एकलक है। अब बात कर रहे हैं थर्ड टेरिलीन की। तो टेरिलीन, क्योंकि देखिए पॉलीमर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल हम लोग कर लेते हैं। जो टेरिलीन है ये भी एक तरह का क्या है, आपका पॉलीमर है। ठीक है, टेरिलीन क्या है, आपका एक पॉलीमर है जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है। ठीक है, ये जनरली हमारी जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की उसमें PET लिखा होता है, पेट, पॉली इथाइलिन ट्रिप्थलेट, या इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, आपका पॉलीमर है। इसको हम अगर साइन के तौर पे दिखाना चाहें तो इसको पेट फॉर्म में दिखा सकते हैं, टेरिलीन। अब ये जो लास्ट है ऑरलॉन की बात कर लेते हैं। ऑरलॉन का दूसरा नाम विनाइल साइनाइड भी होता है, और ये भी एक तरह का आपका क्या है, पॉलीमर ही है। ये भी एक तरह का पॉलीमर है जो कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। इसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं PAN। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके साइन तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म से PAN इसको लिखा जाता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, ये एक तरह का पॉलीमर है जिसका नाम है ऑरलॉन, और दूसरा नाम है इसका विनाइल साइनाइड। अब इसकी अगर मोनोमर की बात करें तो क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल में जब पॉलीमर वर्ड लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। नियोप्रीन हमारा पॉलीमर था, ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रोपीन का। आइसोप्रीन हमारा एक मोनोमर है, इसका अगर पॉलीमर बनाएंगे तो पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा। फिर टेरिलीन की बात करेंगे तो टेरिलीन होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, या पॉली इथाइलिन ट्रिप्थलेट का भी कॉम्बिनेशन होता है जिसको कहते हैं PET पेट। ठीक है, ये एक तरह का पॉलीमर है। ऑरलॉन की बात करेंगे तो ये भी एक तरह का पॉलीमर है, और ये क्या होता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, यानी कि PAN, पैन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्रिवेशन। और ये क्या है, विनाइल साइनाइड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसके मोनोमर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल। जब पॉली लगा दिया तो वो पॉलीमर बन जाता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छी तरह से पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि आपके पॉलीमर्स से क्वेश्चंस बहुत पुट अप होते हैं,
इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने देख लिया। अब बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा है, इनमें से ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिक पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है नॉर्मल पेंटेन, फिर है आइसोपेंटेन और फिर है नियोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों जो हैं वो ब्रांच्ड हैं। जो आइसो होता है वो भी ब्रांच होता है, जो नियो होता है वो भी ब्रांच होता है, और ये आइसोब्यूटेन ये भी ब्रांच्ड है। सिर्फ एक हमें मिल रहा है नॉर्मल पेंटेन, यानी कि ये जो 5 कार्बन्स की हमें सीधी सीरीज मिल रही है। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि उन सरफेस एरिया रिड्यूस कर देते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांच बढ़ती है, जैसे इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है, तो उससे क्या हो जाता है, आपका सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी 5 कार्बन की चेन सीधी जा रही है, तो वो क्या करती है, सरफेस एरिया को ज़्यादा बड़ा, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है। और हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जिस पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारे नॉर्मल जो चेन होती है पेंटेन की, उसकी सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, नॉर्मल पेंटेन का। हमेशा अगर आपको ब्रांच्ड और लीनियर में दिया जाए तो आप हमेशा एक लीनियर को ही, मतलब जो सीधी आपकी चेन चल रही है आप उसको प्रेफर करिएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कंबाइन करता है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ये जो हमारा जो भी कंपाउंड है या यौगिक है, ये वाटर यानी कि पानी के साथ उसमें मिल जाएगा ना, बॉयल करने लगेगा, यानी कि ये सब टूट जाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, वाटर और इनके बीच में एक फोर्स लगता है, वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो उसकी वजह से जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग ये याद रखिएगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस। ठीक है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए रख लीजिएगा। और ब्रांच में क्या हो जाता है, हमेशा ब्रांचिंग होने से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड हमारा यहाँ पे हो गया नॉर्मल पेंटेन। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। यहाँ पे बात की एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या नंबर होते हैं। तो ये आपका सीधा हक्कल रूल से आया है, 4n+2 नंबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे सीधा आंसर टिक कर देना है और हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। 4n+2 क्या है, हमारा हक्कल रूल है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हम अपनी बेंजीन ले लेते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं, ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होती है, डिफरेंट एरोमा होती है। इस तरह से हमारे ये बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, हक्कल रूल, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो किसके लिए किया था। तो ये प्रोटॉन फर्स्ट ऑप्शन है, ये हम रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन ये भी रॉन्ग है। फोर्थ देखें तो ये भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हमें मिलता है परमाणु में नाभिक का, यानी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड ने देखा था। ठीक है, तो सीधा हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है और इसमें कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा गया है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक और जो मास नंबर है, अगर वो 98 और 251 है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर हमें निकालना है। तो सीधा हम यहाँ पे अपने जो एब्रिवेशन हैं उससे डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक 98 है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, और जो मास नंबर है वो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है आपका 251 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है परमाणु क्रमांक, यानी कि जब परमाणु क्रमांक 98 है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो भी हमारा क्या होगा, 98 होगा, और जो प्रोटॉन्स का नंबर होगा वो भी 98 ही होगा, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक का नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है और वही हमारे प्रोटॉन्स का नंबर है। तभी तो हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल कहलाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज लिए होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज लिए होते हैं। अब बचा इसमें से सिर्फ हमारा क्या निकालना, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें क्या करना है, 251 से 98 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा न्यूट्रॉन्स का नंबर, जो कि क्या होगा, 153।
ठीक है, तो हमें अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है 98, 98 एंड 153। और अदर ऑप्शंस देखने की हमको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं तथा अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिल्म है या जो भी ड्रामाज होते हैं उनके स्टेज पे क्या यूज़ किया जाता है, धुआं, आर्टिफिशियल स्मोक यूज़ किया जाता है या उसके बादल बनाए जाते हैं। तो वो किस चीज़ के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। फिर सेकेंड ऑप्शन है लिक्विड नाइट्रोजन, ये राइट ऑप्शन है। और फिर सी है आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है कि इन दोनों से हमें क्या मिलता है, धुआं मिलता है और क्या मिलता है, बादल मिलते हैं आर्टिफिशियली जो कि तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट सड़क के बनाने में यूज़ किया जाता है। कोक तो नहीं है। विटामिन, ठीक है, जो विटामिन है ये आपके सड़क के बनाने में यूज़ किया जाता है, बल्कि विटामिन ऑप्शन तो हमें यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा मिट्टी, रेत और सीमेंट और पत्थर का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ना तो नेफ्थलीन का यूज़ किया जाता है और ना ही पैराफिन का यूज़ किया जाता है। ये मोम है, ये कोक और ये सब, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है और विटामिन हमारा सही ऑप्शन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। जीन जो बहुप्रभावी प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है। मतलब जीन इस तरह का जीन है जो कि उसमें बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, वो भी डोमिनेंट, प्रभावी। तो उस तरह के जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि होते कौन है प्लियोट्रॉपिक जीन, या प्लियोट्रॉपिक क्या होती है। जब एक जीन दो या दो से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसी घटना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं और इस तरह के जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक जीन में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और वो भी कैसे, डोमिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन 9 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब कम टाइम में और काफ़ी नंबर में हम किस तरह से पौधे को उगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक ही पौधे को बहुत सारे बीजों से तने काट कर, ये दोनों बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर दिया गया है ऊतक संवर्धन तकनीक से या जल संवर्धन तकनीक से। देखिए, जो टिश्यू कल्चर होता है उसके थ्रू हम लैब में क्या कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे पौधों को उगा सकते हैं। तो ये क्या हमें टेक्निक मिल गई, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये हम सब जानते हैं। ये जो सेट है, सेट 3 बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और बहुत ईजी है, टू द पॉइंट है। प्रोटिस्टा फाइलम की बात की जा रही है कि इसके जीवधारी सब होते हैं एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल जाता है। जो प्रोटिस्टा होते हैं यानी कि जिसका एग्जाम्पल हम अगर बात करें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, या जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर भी हैं और यूकैरियोट्स मतलब जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, आपको अगर तब भी अगर कुछ पूछना हो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, वरना ये बहुत ईजी है, इसको बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। बीज तो आप लोग जानते हैं, अंकुरण मतलब आपका जर्मिनेशन हो गया, वर्णक मतलब पिगमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है, फाइटोक्रोम जो होता है वो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमें सही आंसर 12 का मिलता है ऑप्शन ए। अब प्लास्टोसाइनिन की बात करें तो प्लास्टोसाइनिन एक टाइप की प्रोटीन होती है जो कि आपकी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है उसमें यूज़ की जाती है। कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन पूरा आपका चलती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में प्लास्टोसाइनिन नाम की एक प्रोटीन होती है जिसका यूज़ किया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें तो आप सबको पता है क्लोरोफिल हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें एक तरह का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसमें क्या होती है, जिसके थ्रू क्या होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। जेंथोफिल भी एक तरह का पिगमेंट है जो कि येलो आपकी कैप्सिकम या येलो जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें देखने को मिलेगा, जेंथोफिल। ये ग्रीन के लिए, ये येलो के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 13। वह ऊतक यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि एक हड्डी यानी कि बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। ठीक है, बोन टू बोन, बोन टू मसल, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बोन टू बोन, इसको आप लोग याद करिएगा क्योंकि एक ये क्वेश्चन रखा होता है। बोन टू बोन को हमेशा कौन जोड़ेगा, लिगामेंट।
ठीक है, BBL। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। बोन टू बोन लिगामेंट हिंदी में कहेंगे स्नायु। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है भाई, स्नायु याद रखिएगा, स्नायु। ठीक है, अब अगर हम बात करें बोन टू मसल, ठीक है, ये तो बोन टू बोन की बात थी। अगर हम बात करें कि बोन से मसल को कौन जोड़ता है, बोन से मसल, तो वो कौन होते हैं, टेंडन। टेंडन्स होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे टेंडन्स और हिंदी में कहेंगे कंडरा। ठीक है, टेंडन्स और हिंदी में कहेंगे कंडरा। ठीक है, ये बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ रहे हैं स्नायु, और बोन टू मसल को यानी कि हड्डी से जो आपकी मसल है उसको कौन जोड़ रहा है, टेंडन जोड़ रहे हैं, हिंदी में कहते हैं कंडरा, और मसल को हिंदी में कहते हैं मांसपेशी। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। बीजों का जरायुज विविपेरस जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो जो बीजों का यानी कि सीड्स का विविपेरस जर्मिनेशन होता है वो होता है राइजोफोरा के अंदर। ठीक है, तो हमें ऑप्शन भी यहाँ पे राइट मिल जाता है। इसमें होता क्या है विविपेरस में कि फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट होने मतलब रहते हैं और अंदर होते हैं सीड्स। तो उन सीड्स से क्या हो जाता है, अपने फ्रूट बिना हटे कि फ्रूट पहले ख़त्म हो यानी कि सीड अलग हो, और सीड अलग होने के बाद आपका सीड का जर्मिनेशन नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सीड अंदर होते हैं, फ्रूट पूरा लगा हुआ होता है और फ्रूट ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है, हमें बाहर से दिखता है, जो कि क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं बीजों का जरायुज या विविपेरस। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलग सा फिनोमेना है, आप लोग याद रखिएगा किसमें होता है, राइजोफोरा के अंदर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है 15 में भूकंप की तीव्रता का मापन, यानी कि जो अर्थक्वेक होता है तो उसको कैसे हम नापते हैं। तो वो हमेशा किससे लेते हैं, हम रिएक्टर स्केल से लेते हैं या रिएक्टर पैमाने से लेते हैं। तो 15 का ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट होता है। अगर केल्विन की बात करें तो जो केल्विन होता है वो हमेशा टेम्परेचर को मेजर करता है। डेसिबल की बात करें तो वो साउंड को मेजर करता है। ठीक है, डेसिबल जो होता है वो साउंड को मेजर करता है, जो ध्वनि होती है। और जो पास्कल होता है वो हमेशा प्रेशर को यानी कि दाब को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेशर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यानी कि हमें नहीं को ध्यान देना है, यानी कि गलत है। मृग तृष्णा एक प्रकाशक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। तो देखिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, मिराज को कहते हैं, जो कि आपका एक फिनोमेना है आपका। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बात की कि जो मिराज होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि जो सर्च लाइट होती है वो उसमें कौन सा दर्पण यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि अवतल दर्पण यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही यूज़ किया जाता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंगों की कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। बिल्कुल, गर्मी में हम हल्के कपड़े पहनते हैं और जाड़ों में हम ब्लैकिश कपड़े पहनते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर्स द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच करने में यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे होना चाहिए था अवतल दर्पण, यानी कि जो ये ऑप्शन है ये हमें मिल गया, हमारा ये आंसर हो गया। क्योंकि ये जो कमेंट है, ये जो सेंटेंस है आपका, ये गलत है। यहाँ पे उत्तल की जगह अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमें 16 का राइट ऑप्शन मिलता है डी। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी नॉलेज हो गई कि मिराज क्या है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जैसे डायमंड में भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी की वजह से उसमें सबसे ज़्यादा चमक होती है। सर्च लाइट में हमें अवतल दर्पण का यूज़ करने को मिलता है। ठीक है, और फिर हमें यह भी पता चल गया कि आँख नाक कान गले को जाँच करने के लिए भी हम अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 17, जिसमें पूछा गया है कि जो सर्च लाइट होती है, देखिए यहीं पर आ गई, सर्च लाइट जो होती है उसमें कौन सा दर्पण यूज़ होता है। लेकिन ऑप्शन में हमें सादा दर्पण, उन्नतोदर दर्पण, नतोदर दर्पण दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो नतोदर दर्पण है दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, आपका अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, इसका बस नाम बदल दिया, जिससे हमें क्या लगेगा, डर लगेगा कि एक्चुअल में ये है क्या, लेकिन ये एक्चुअल में आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण ही आप अगर पीछे भी देखें तो यूज़ किया जा रहा है सारी चीज़ें में, यानी कि सर्च लाइट में भी हमें अवतल दर्पण ही यूज़ करना है, अवतल।
ठीक है, आपको अब उत्तल और अवतल तो क्लियर होगा, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश हिंदी में। तो जो अवतल होता है वो क्या होता है आपका, कॉनकेव होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा अगर इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये अभी हमने जितने भी बात की है वो सब कॉनकेव मिरर की बात की है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, चाहे वो सर्च लाइट हो, चाहे हम अगर पीछे देखें तो ये आपकी देखिए यहाँ पे ये आंसर हमें मिल गया था सर्च लाइट का। और अगर ये भी देखें हम कि डॉक्टर्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कान नाक गले में, तो ये भी आपका क्या है, कॉनकेव मिरर का ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, जिसमें पूछा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी सबको पता है क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, और अगर हम ये न्यूनतम दूरी हो गई यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, और अगर हम हाँ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस देखें कि और मैक्सिमम इसकी क्या होती है डिस्टेंस, तो वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, जहाँ तक हमारी आँख देख सकती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्वेश्चन 19 की बात करें, थर्मोस्टैट प्रयोजन है तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना। ठीक है, तो थर्मोस्टैट का काम होता है कि जो भी हमें टेम्परेचर दिया गया है उसको हम स्थिर रखें। यानी कि सबसे अच्छा इसका एग्जांपल लें तो जैसे कि हम लोग जो चाय होता है वो कैटल में रख लेते हैं, थर्मोस्टैट भी उसको नाम दिया जाता है। तो उसका यही होता है कि जो हमने चाय बना के उसमें डाली है उसका टेम्परेचर क्या रहे, एक कांस्टेंट रहे, रुका रहे, स्थिर रहे, जिससे हमारी चाय ठंडी ना हो। तो थर्मोस्टैट का काम है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना या स्थिर रखना। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की बात की गई है कि इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव्स है। तो हमें आराम से दिख रहा है ये रेडियो वेव्स हैं, ये एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक्सरे भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जो ये यूवी लाइट आपको दिखाई जा रही है ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स में हमारी क्या आ जाती है, ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स आ जाती हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वेव्स होती हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की। तो मैकेनिकल वेव्स का गुड एग्जाम्पल हमें मिल चुका है, क्या है, साउंड वेव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें मीडियम इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर मीडियम नहीं होता है, मतलब इसमें मीडियम आपका होगा, ठीक है, मीडियम के बिना इसमें काम नहीं बनेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमारी हो गई रेडियो वेव्स, ठीक है, यूवी लाइट हो गई या आईआर हो गया, एक्सरे हो गया। तो एक बार इसको सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियो वेव्स, फिर आती हैं आपकी माइक्रोवेव्स, फिर आपकी आती है आईआर यानी कि इंफ्रारेड, फिर आपकी आती है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, फिर आपकी आती है एक्सरे, और फिर आपकी आती है फाइनली गामा रेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है RMI UXY। ठीक है, UVXY भी आप कह सकते हैं, W यहाँ पे बस नहीं है, UVXY। तो ये आपका सीक्वेंस चलता है। अगर हम ये सीक्वेंस देखें तो इसमें क्या होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी इधर लो होती है, इधर लो से हाई इधर की तरफ बढ़ती है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी, रेडियो वेव्स की है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, गामा रेज की होती है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आप इसको याद रखिएगा, RMI UVXY। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरेज एंड गामा रेज। ठीक है, जैसे गामा रेज की क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। एक्सरेज का आपको एप्लीकेशन पता ही है कि इससे एक्सरे किया जाता है बोन्स का। यूवी लाइट हम बहुत सी जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी अगर करंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी मेट्रो हैं, जो ट्रेन्स हैं मेट्रो, तो उनमें क्या किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है अल्ट्रावायलेट वेव्स के थ्रू। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट का ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम बात करें इंफ्रारेड की, तो ये इनकी भी जो इंफ्रारेड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो भी सिग्नल्स दिए जाते हैं वो इसके थ्रू दिए जाते हैं। या हम अगर कहें तो जो हम AC एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं रिमोट के थ्रू, हम रिमोट दबाते हैं और हमारा AC ऑन हो जाता है या TV ऑन हो जाता है, वो उसमें कौन सी लाइट का यूज़ किया जाता है, IR यानी कि इंफ्रारेड। फिर बात करें माइक्रोवेव की, तो आपको पता है माइक्रोवेव सबके पास होता है, और रेडियो वेव भी हम जानते हैं कि रेडियो में यूज़ होता है। ठीक है, तो इनके सबके अपने अपने एप्लीकेशन है, RMI UVXY। ठीक है, ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की ज़रूरत होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, एसिड, विटामिन भी है
कौन सा ऐसे एसिड है जो कि विटामिन है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड तो सभी हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन कौन है। तो सीधा समय दिख रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी होता है, और जिसकी कमी से क्या हो जाता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें स्कर्वी डिसीज हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा समय ऑप्शन मिल गया विटामिन सी। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड आपकी एंट स्टिंग में मिलता है, और मैलिक एसिड इसमें यही होता है कि एंट जब आपकी जो चींटी होती है काट लेती है तो वहाँ पे बहुत ही रेड सा हो जाता है। तो अगर आप वहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ कर लें तो वो फ़ौरन वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का एसिड है। मैलिक एसिड की बात करें तो ये हमारे किस में मिलता है, ये हमारे फ्रूट्स वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी, जैसे एप्पल है, ठीक है, ग्रेप्स है, पीचेस है, एप्रिकॉट्स हैं, इनमें ये मिलेगा। फिर इसकी बात करें, पामेटिक एसिड इसमें लिख दिया, जबकि है वो पामेटिक एसिड PALMITIC। ठीक है, ये हमें मिलेगा पाम ऑयल में, बटर में, चीज़ में और मिल्क में। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एस्कॉर्बिक एसिड की बात की थी, तो वो क्या था, विटामिन सी होता है, जो जिसकी कमी से हमें कौन सी डिसीज़ हो जाती है, स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल, जिससे क्या होता है, जिसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B3, तो वो थायमीन। ठीक है, तो उसमें क्या डिसीज़ हो जाती है हमें, बेरी, आप लोग याद करिएगा, उसकी कमी से बेरी हो जाती है। बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, जब विटामिन का क्वेश्चन आएगा तो उसे डिटेल में देख लेंगे। वैसे आपके जो यूपी टेट के प्रीवियस पेपर दिए गए हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से विटामिन का पूरा चार्ट बना के B1 B2 B12 तक सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 22 की बात करेंगे, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि हीट का एसआई यूनिट हमें देखनी है। तो देखिए, वॉट निकाल देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये पावर की यूनिट होती है, शक्ति की यूनिट होती है। ठीक है, अर्घ की बात करें तो अर्घ हमारा सीजीएस यूनिट में आता है, इसलिए हम इसकी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब कैलोरी की बात करें तो कैलोरी ऑब्वियसली हीट की यूनिट होती है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट अगर बात की जाएगी, ये दोनों हीट और एनर्जी की यूनिट्स हैं। ठीक है, आपकी ये तो सीजीएस हो गई, ये पावर की यूनिट हो गई, पावर की यूनिट हो गई, और अर्घ भी आपका है, यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब बचती हैं जूल और कैलोरी, ये दोनों हीट के यूनिट्स हैं, लेकिन एसआई यूनिट की बात की गई है, इसलिए सिर्फ जूल ऑप्शन हमारा राइट होगा। जो कैलोरी है वो हमारी एसआई यूनिट नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा, इसका 22 का राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 23 की बात करें, जिसमें प्रेशर, फोर्स और एरिया यानी कि दाब, बल और क्षेत्रफल की बात की गई है, कि इसमें से कौन सा सही है जो रिप्रेजेंट इसको कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये प्रेशर इक्वल्स टू F अपॉन है, यहाँ पे ये वेक्टर साइन शो कर रहा है, बाकी नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 24 की बात करें कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक यानी कि माइका का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों, ऐसी क्या क्वालिटी उसके अंदर होती है। क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक होता है, बिल्कुल, किंतु विद्युत का कुचालक होता है। मतलब उसमें हीट तो आपकी फ्लो करेगी, लेकिन जो करंट होगा वो आपका फ्लो नहीं करेगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, और फर्स्ट ही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, और बहुत प्रैक्टिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स में भी, या कैपेसिटर, संधारित्र भी इसके बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन 25 का। ये यूपी टेट के प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन मिला हुआ है, जो इन्होंने घटना चक्र में अपनी सीरीज़ में इन्होंने दिया है। पृथ्वी यानी कि अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उन पर एंगल ऑफ डिप बताना है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। फिर से इंग्लिश में एक बार कहेंगे, अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उस पर एंगल ऑफ डिप बताना है। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, उसके मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं, तो पोल्स पे जो एंगल ऑफ डिप होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और अगर इक्वेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने ध्रुव यानी कि पोल्स की बात की है, तो इसका ऑप्शन हमें राइट मिलेगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पे इन्होंने इक्वेटर की बात की होती तो यहाँ ऑप्शन होता 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर COCl2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमें मिलेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होता है, क्योंकि जो CaOCl2 होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, इसका यूज़ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है, क्लोरीन बनाने में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू भी, मतलब पानी को साफ करने में भी यूज़ किया जाता है, या कीटनाशकों को हटाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। इनमें से विषम यानी कि ऑड कौन सा है। जो संगमरमर होता है आपका,
यानी कि मार्बल की बात की गई है, उसका भी क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3 भी CaCO3 होता है। चौक की बात करें तो चौक का भी फॉर्मूला आपका यही होता है, CaCO3। चूना की यानी कि लाइम की बात करें तो ये भी आपका होता है CaCO3। और अगर बुझे चूने की बात करें तो वो होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर और निकाल के लाएं तो वो कौन होगा, बुझा चूना। अब जब हमने चूने की बात की है तब हम और भी चूने की बात कर लेते हैं, जैसे कि क्विक लाइम होता है, ठीक है, और आपका स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है, स्लेक लाइम और क्विक लाइम। जो क्विक लाइम होता है आपका वो होता है CaO। इसे याद रखिएगा, ये अलग अलग तरह से बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। क्विक लाइम CaO। स्लेक लाइम की बात करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा चूना ही क्या कहलाता है, स्लेक्ड लाइम कहलाता है। यानी कि हमने यहाँ पे कैल्शियम के 3 कंपाउंड्स पढ़े, कैल्शियम कार्बोनेट्स, एक CaCO3 जो कि चाक में है, संगमरमर में, चौक ही कहेंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, चौक में है आपके, संगमरमर यानी कि मार्बल में है, और चूने में है, ठीक है। अब बुझे चूने की बात करें तो ये किस में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब लाइम की जब बात हो रही है तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक लाइम की बात करें तो वो बुझा चूना ही होता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस है, यानी कि कलर्ड गैस की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन हमारी कलर्ड नहीं होती, नाइट्रोजन भी कलर्ड नहीं होती, हाइड्रोजन भी कलर्ड नहीं होती, लेकिन जो क्लोरीन गैस होती है वो हमारी येलो ग्रीन होती है, ठीक है, ग्रीन येलो या येलो ग्रीन जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कलर्ड यानी कि रंगीन गैस है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, इनर्ट, इनर्ट होती है। ऐसी कौन सी गैस है जो क्या है आपकी, इनर्ट है। तो इनर्ट में हमें मिलती है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहे हैं हाइड्रोजन, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन, और फिर हमें राइट ऑप्शन मिलता है ऑर्गन। बिल्कुल यही हमारी एक तरह की इनर्ट गैस होती है। अब थोड़ा सा इनर्ट गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ग्रुप हमारा 8th है इसको नोबेल गैसेस भी कहते हैं, ग्रुप 8th है, और 0 ग्रुप भी इसको नाम दिया जाता है। इसमें हमारी जो फर्स्ट गैस होती है वो होती है हीलियम, फिर हमारी होती है नियॉन, फिर हमारी होती है आर्गन, फिर होती है क्रिप्टॉन Kr, ठीक है। क्रिप्टॉन के बाद होती है जिनॉन और फिर रेडॉन। इनर्ट गैसेस के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इनका एक एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर कौन ले जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं वो इसको लेकर अपने सिलेंडर्स में लेके जाते हैं, यानी कि सी डाइवर्स, ठीक है। गोताखोर जो पानी के अंदर उतरते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर को यूज़ करते हैं, ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन को यूज़ किया जाता है ट्यूबलाइट्स के अंदर, ठीक है, ट्यूबलाइट्स में यूज़ किया जाता है और जो लाइट होती हैं, जैसे वीआईपी लाइट्स होती हैं, उसमें भी, वीआईपी की जो कार की लाइट्स होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नियॉन को हमने कहाँ यूज़ किया, ट्यूबलाइट में और वीआईपी कार्स में। अब ऑर्गन की बात करें तो ये हमें बल्ब में यूज़ किया करते हैं, जो येलो कलर का बल्ब हम लोग पहले यूज़ करते थे, अभी भी कुछ घरों में यूज़ होता है, वह उसमें क्या होती है, अंदर आर्गन होती है। अगर अब और आपकी ये जो होती है रेडियो एक्टिव होती हैं, और तो इनका रेडियो एक्टिविटी में भी यूज़ कर लिया जाता है। अगर जिनॉन की बात करें तो इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, और ये लाइट हाउस में यूज़ की जाती है, लाइट हाउस, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं और लाइट हाउस में यूज़ किया जाता है। और इसका जो होता है, जो टायर्स होते हैं, या टायर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में रेडॉन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने सारे ये मिल गए, इसके एप्लीकेशंस मिलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, 30। वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है। तो वेंचुरीमीटर जो यूज़ किया जाता है वो जो फ्लूइड है, ठीक है, उसके फ्लो की दर को चेक करने में किया जाता है, ठीक है, तरल के प्रवाह की दर, ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको वेंचुरीमीटर के थ्रू उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक धातु M अम्लों से क्रिया करती है। कोई भी एक मेटल है जो कि किससे रिएक्ट कर रही है, किसी भी एसिड से रिएक्ट कर रही है, जिसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन नहीं निकल रही है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर एक काले रंग का यौगिक बन जाता है। तो M को पहचानना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस देखना है,
सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड कैल्शियम। अगर हम नोटिस करें तो जो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये सब हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, जो पहला ग्रुप है एल्कली मेटल्स होते हैं उसके अंदर ये आते हैं फर्स्ट में। तो ये 3 ऐसे होते हैं कि जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन यहाँ से हटते हैं और हमें यहाँ पे अपना चौथा ऑप्शन मिल जाता है यानी कि कॉपर। ठीक है, तो कॉपर ऐसा आपका तत्व है या एलिमेंट है जो कि जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं, तो ये बना लेता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन नहीं बनाई, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाई, बल्कि क्या बनाया, सल्फेट में चेंज हो गया। और उसके बाद फर्दर जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, 2 कंडीशन दी थी ना हमारे क्वेश्चन में कि ये हाइड्रोजन मुक्त नहीं होती, तो ऑब्वियसली मुक्त नहीं होती, यहाँ पे वाटर निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। लेकिन जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, आपका कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, काले रंग का होता है। तो ये आपका बन गया ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमें पूरी इससे पता चल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 32, किसे भारत का बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो वो है सलीम अली। और इन्हीं के नाम पे ये ने बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये जो इसके लिए सेंचुरी बनाई गई है वो कहाँ पर है, हमारी गोवा के अंदर है। ठीक है, 33 क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, यानी कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल की बात की जा रही है तो वो हमेशा हमारे कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देश का पहला कृषि यानी कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कौन थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी थी, ये पंतनगर में थी, GBPAU पंतनगर। ठीक है, ये पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी और है भी। ठीक है, उस टाइम पे बनी थी। अब यीस्ट की बात करते हैं 35 क्वेश्चन, ये एक शैवाल है यानी कि एल्गी, एनिमल है या फंजाई है या गांठदार जड़ें हैं यानी कि जो आपकी रूट्स हैं, नोड्यूल्स जिसमें होते हैं। ठीक है, तो यीस्ट आपका क्या होता है, ऑब्वियसली एक फफूंद होती है, फंजाई होता है यीस्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, इनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 36, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है ना, कब मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा है 22 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगर 22 मार्च की बात करें तो ये वर्ल्ड वाटर डे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 37, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड फिर लास्ट ऑप्शन इसमें दे रहे हैं उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मीथेन भी आती है, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प भी आती है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आते हैं। लेकिन आपकी जो नाइट्रोजन है ये बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन मिलता है बी, ये नॉन ग्रीन हाउस गैस है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 38, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, ये प्रशीतकों के रूप में लाई जाती है, ये एसी में यूज़ की जाती हैं, बिल्कुल सही है, यूज़ करते हैं। ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, अभी पढ़ा हम लोगों ने पीछे ही कि देती हैं योगदान। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। आगे देख लेते हैं, ये समताप मंडल में ओजोन को घटाने के, बिल्कुल ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल सही है। ये निचले वायुमंडल पे अक्रियाशील होते हैं, बिल्कुल ये नीचे रहते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये ओजोन जो लेयर है वहाँ पे जाकर उसका डिप्लीशन करते हैं, उसको ख़त्म करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट होता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। ठीक है, ये कथन असत्य है, रॉन्ग है। ठीक है, इसे यहाँ पे पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, तो ये सीधा आंसर पढ़ते हैं 1980 में पारित हुआ था। इसके अलावा हम और पढ़ लेते हैं कि और जो एक्ट हैं वो कब आए। तो देखिए लाइन से यहाँ पे लिखते हैं, पहले 1972 से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपके यूपी टेट के प्रीवियस पेपर में भी ये सब बहुत पूछा गया है, और प्राइमरी और जूनियर में, और इसके अलावा ईवीएस सेक्शन में भी, और ये आपके घटना चक्र में प्रैक्टिस सेट में भी आपको यहाँ देखने को मिल गया है।
ठीक है, तो इनकी बार बार बात की जाएगी 72 की, 73 की, 75 की, फिर 80 की और 86 की और 92 की। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं कि क्या हुआ। 1972 में आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आया। फिर 73 में क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर आया। ठीक है, पहले वाइल्ड लाइफ को वो किया, प्रोटेक्ट किया, फिर जल्दी से टाइगर को प्रोजेक्ट उसके लिए ले आए, उसको बचाने लगे। फिर 75 में इन्होंने सोचा कि चलो क्रोकोडाइल को भी बचाते हैं, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया। फिर 80 की बात करें तो इनको अब ध्यान आया कि चलो अब हम लोग फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने वाइल्ड लाइफ की कंजर्व किया। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ को शुरू करने के बाद फिर इन्होंने टाइगर पे फोकस किया, फिर क्रोकोडाइल पे फोकस किया। उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि चलो पूरे फॉरेस्ट को ही हम कंजर्वेशन कर लेते हैं, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में, जो भी हमने पढ़ा था। 86 की बात करें तो उन्होंने फिर वहाँ पे सोचा कि अब हमने फॉरेस्ट ले लिया है, अब हम पूरे इन्वायरमेंट को ले लेते हैं, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। ठीक है, जब इन्होंने ये सब कुछ कर लिया तब इन्होंने 92 में सोचा कि चलो एलिफेंट भी ले लेते हैं। टाइगर और क्रोकोडाइल तो ले लिया था, अब हम एलिफेंट को भी ले लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करेंगे। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ को इन्होंने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया, वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। फिर इन्होंने 73 में प्रोजेक्ट टाइगर दे दिया, फिर 2 साल बाद प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल दे दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सोचा चलो इतना हमने कर ही लिया प्रोटेक्ट, अब हम 80 में यानी कि 5 साल बाद पूरे फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दे दिया। फिर 6 साल बाद इनको फिर ध्यान आया, 86 में इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया कि हम पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देते हैं। फिर 92 में इन्होंने फाइनली क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट रह गया था, तो उन्होंने सोचा स्पेशली हम एलिफेंट को भी 92 में प्रोटेक्शन दे देते हैं। इस तरह से आप इसको बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन 40 की तरफ, जिसमें पूछा गया है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो कोयला में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, एटम में भी, परमाणु यानी कि एटम में भी होती है, पेट्रोल से भी होती है, लेकिन सन ऐसी चीज़ है, सनलाइट नेचुरल रिसोर्स होता है जिसमें कि पॉल्यूशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 40 का राइट ऑप्शन हमें मिलता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काटा हुआ हीरा, ठीक है, डायमंड की बात की गई, क्यों जगमगाता है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पीछे हम स्टेटमेंट में पढ़ चुके थे, मेराज जिसका हमें मिला था, मृग तृष्णा हिंदी में कहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर डिपेंड करता है। राइट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्योंकि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जाती है, एक बार रे जाती है तो वो बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चमकता रहता है। अब बात करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए काम लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम इसमें पूरे हमने जो सीरीज़ है उसमें कॉनकेव मिरर पे ही क्वेश्चन थे, तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था सर्च, उसमें लाइट में क्या यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कॉनकेव मिरर। ठीक है, नाक कान गले के डॉक्टर्स के पास क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत आपको पिछले लेक्चर में जो इससे पहले सेट 2 था उसमें बहुत डिटेल में बता दिया गया था कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये आपको बताया जा चुका है कि हेडलाइट्स, कार बाइक्स में, शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट के पास आपको यही सब देखने को मिलेगा। ठीक है, कार के केस में ये याद रखिएगा कि ये हेडलाइट्स हैं। ठीक है, हेडलाइट्स हैं कार या बाइक के, लेकिन साइड मिरर जो होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स के ही होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके लिए पिछला सेट देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। निम्न में से किसने लेज़र का आविष्कार किया, यानी कि लेज़र एक बीम होती है, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, थियोडर मैमन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने इसका डिस्कवरी की थी। अगर लेज़र की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नैनो हमिंग बर्ड है, एक नई प्रजाति है जो खोजी गई है, तो ऐसा तो नहीं है, हमिंग बर्ड वो होती है जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये एक जेब के आकार का होता है, जिसको शेप का होता है, जिसको कि जासूसी वायुयान की तरह यूज़ किया जाता है, नैनो हमिंग बर्ड। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये कहाँ यूज़ किया जा रहा है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में यूज़ किया जा रहा है। NAV इसको नाम देते हैं, नैनो एयर व्हीकल, नैनो एयर व्हीकल।
NaB। अब बात करें क्वेश्चन 45 की, जिसमें बात की गई फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का यूज़ किया जाता है। तो सीधा सा हम लगा देंगे ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फोटोग्राफी में क्या किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसे फेरस ऑक्जेलेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ डायरेक्टली नहीं होता, उसका फेरस ऑक्जेलेट के फॉर्म में यूज़ होता है। बात करेंगे फॉर्मिक एसिड का, तो पढ़ चुके हैं, एंड स्टिंग में यूज़ किया जाता है, चीटी में होता है। और सिट्रिक एसिड की बात करें तो इसके लिए सिट्रस जो फ्रूट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिडिक एसिड की सोर्स की बात करें तो वो किस में होता है, सिरके में होता है। ठीक है, क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। स्कर्वी जो डिसीज़ होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। फिर बात करें निमोनिया, तो ये एक बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी कीट नहीं आएगा, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर दमा की बात करें तो ये भी इस तरह से नहीं है, लेकिन जो डेंगू बीमारी है वो हमारे कीट के काटने से होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके लिए एक तरह का वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो कीट यानी कि आपके जो मच्छर मॉस्किटोज़ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि क्यूलेक्स फेटिगेंस या एडीज इजिप्टी। ठीक है, ये फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं जिनके थ्रू ये डेंगू बीमारी होती है, या आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती हैं इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि आप एक पेन भी उठाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप कुछ भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन बोन्स पे इफेक्ट होता है इससे। नेक्स्ट बात करें 47 की, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स द्वारा किसे ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात है फर्स्ट कुष्ठ, यानी कि कुष्ठ होता है आपका लेप्रोसी, टिटनेस, मीजल्स एंड हैज़ा। देखिए हैज़ा होता है कॉलरा। ठीक है, कॉलरा एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू होती है, तो ये एंटीबायोटिक्स के थ्रू ठीक की जा सकती है। टिटनेस भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है, टिटैनी नाम का होता है, तो वो भी ठीक किया जा सकता है। कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो ये भी ठीक किया जाता है। लेकिन जो मीजल्स खसरा होता है वो एक वायरस के थ्रू होता है, वायरस की वजह से ये जो वी है ये विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया और ये भी बैक्टीरिया, लेकिन ये वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसे ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि राइट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, मीजल्स या खसरा। क्वेश्चन 48, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व, किस एलिमेंट की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से होती है। जो मक्का होता है उसमें जो हमें एलिमेंट जिसकी कमी से ये डिसीज़ हो जाती है वो कहलाता है जिंक, Zn। ठीक है, जो जिंक होता है जिसकी वजह से क्या होता है, सफ़ेद कलियाँ निकल आती हैं, और इस तरह की डिसीज़ को सफ़ेद कली डिसीज़ कह रहे हैं, और किस एलिमेंट की कमी से हो जाती है, जिंक। किस में, मक्का में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ठीक है, का उपयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में, जैविक कीटनाशक के फॉर्म में, या रासायनिक कीटनाशक। तो हमें यहाँ पे मिल गया जैविक कीटनाशक के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये आपका एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका यूज़ जैविक कीटनाशक के फॉर्म में किया जाता है। क्वेश्चन 50 देखेंगे, CDRI। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये हमारे लखनऊ में है। ठीक है, CDRI लखनऊ में, तो ये एक तरह का आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट पे बेस करें, ना कि आप ये सोचें कि इंग्लिश है कि हिंदी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप टीचर्स हैं, बच्चे को इंग्लिश में नहीं आएगा तो आप इंग्लिश समझाएंगे, हिंदी में नहीं आएगा तो आप हिंदी समझाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।